आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र का जो स्वरूप है वो किस तरह से बना है ये इस पाठ में बताया जाएगा। तो जिस तरह से आपके प्रश्न आएंगे वो आपको सब बताए जाएंगे इसमें पाठ पढ़ने के साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम क्या है हमारा? राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप हमारे 3 तत्वों से मिलकर बना है। याद रखेंगे कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है। नंबर 1 भूमि, ठीक है, ये रखा नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जन और नंबर 3 जन की संस्कृति। तो इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बना है। तो पहले देखेंगे हम भूमि, पहले पढ़ेंगे हम भूमि के बारे में। तो यह भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो प्रश्न आपको आ जाता है कि राष्ट्र का स्वरूप किसके सम्मिलन से बनता है या बना है? तो आप लिखेंगे भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अगर भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। तो प्रश्न आपका आएगा कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? तो आप लिख देंगे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। आगे दे रखा है इसमें उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। प्रश्न आ सकता है आपको कि हमारा भूमि के प्रति क्या कर्तव्य है, कि हमारा भूमि के प्रति क्या कर्तव्य है? तो आप लिखेंगे उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आगे है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। प्रश्न आ सकता है कि यह भूमि सच्चे अर्थों में क्या है? तो आप लिखेंगे यह भूमि या फिर पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। याद रखेंगे, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्यपांत जानकारी प्राप्त करना, आद्यपांत माने शुरू से लेकर के अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ यानी बादल, जो प्रति वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। प्रश्न आपको यहाँ से आएगा ये कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, या फिर आ सकता है पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है?
तो आप लिखेंगे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं उनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है या फिर कहलाई है। इसके बाद रखा है उससे कौन परिजन होना चाहेगा, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। प्रश्न आपका आएगा कि पृथ्वी को देह को किसने सजाया है और कैसे सजाया है। तो आप लिखेंगे कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार की, अगणित माने अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यहां तक लिखेंगे आप। फिर आगे दे रखा है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। क्या दे रखा है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, अभ्युदय माने उन्नति के लिए, अभ्युदय का अर्थ है उन्नति, उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के यानी अनेक प्रकार के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूपमंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना पड़ता है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, यानी खाली न रहे। रीता क्या होता है? रीता का क्या अर्थ होता है? खाली। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। अब आप देखेंगे जन, राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? जन। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसके 3 तत्वों से मिलकर बना है। पहला हमारा भूमि और दूसरा जन, या फिर भूमि पर बसने वाला जन कह सकते हैं। तो अब तक देखा हमने भूमि, अब देखेंगे हम दूसरा तत्व जन या दूसरा अंग कह सकते हैं। याद रखेंगे कि राष्ट्र का पहला अंग क्या है? तो भूमि, और दूसरा अंग क्या है? जन, या फिर लिख सकते हैं भूमि पर बसने वाला जन। तो अब क्या देखेंगे हम? जन। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। प्रश्न आपका यहां से आएगा कि राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो आप लिखेंगे मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। आगे है पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। तो एक प्रश्न आपका यहां से जरूर आएगा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। क्या पूछेगा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो आप लिखेंगे पृथ्वी हो और पृथ्वी पर मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है।
पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो प्रश्न आपका यहाँ आ सकता है कि राष्ट्र का स्वरूप किसे संपादित होता है? तो आप लिखेंगे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से या दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। आगे है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो प्रश्न आपको यहाँ से आ सकता है कि मातृभूमि की संज्ञा पृथ्वी कब प्राप्त कर सकती है या करती है? तो आप लिखेंगे जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी माता है और जन इस पे जो व्यक्ति बसे हुए हैं वो क्या है? सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रयम पृथ्व्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं। इस श्लोक का अर्थ हाथ दे दिया है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका परिणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है कि नमो मातृ पृथ्व्ये, नमो मात्रे पृथ्व्ये, नमो मात्रे पृथ्व्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यह वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यानी माता अपने पुत्र को कैसे भाव चाहती है? तो समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। जिस प्रकार माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है उसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यानी अनेक प्रकार के व्यक्तियों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को
पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्मलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। प्रश्न आ सकता है आपको कि जन का प्रवाह कैसा होता है, तो आप लिखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तारतम्य प्राप्त किया है। तारतम्य का अर्थ है एकत्व समर्पण। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ जीवन राष्ट्रीय जन के एकत्व समर्पण प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो एक प्रश्न आपको यहाँ आ सकता है कि राष्ट्र का जीवन कब तक अमर है, तो आप लिखेंगे जब तक सूर्य की किरणें, रश्मियां माने किरणें, जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकाल इस संसार को अमृत से भर देती हैं, पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर रहेगा। जब तक जीवन अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। एक प्रश्न आपको यहाँ होता है कि जन का सततवाही जीवन कैसा है, तो आप लिखेंगे जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान में अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब हमारा तीसरा अंग संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? संस्कृति। ये आपको ध्यान से याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्र का पहला अंग कौन सा है, दूसरा अंग कौन सा है या फिर तीसरा अंग कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र का पहला अंग है हमारा भूमि, और दूसरा अंग है भूमि पर बसने वाला जन, और तीसरा अंग है जन की संस्कृति। आप देखेंगे हम तीसरा अंग संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। प्रश्न में बताया मैंने आपको, आशा होता है राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा है, तो आप लिखेंगे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। प्रश्न आ सकता है कि जन का मस्तिष्क क्या है, तो आप लिखेंगे जन का मस्तिष्क संस्कृति है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो प्रश्न आ सकता है आपका कि राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए, या हमें राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए, तो आप लिखेंगे यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाला जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चय करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक
संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदी के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने यानी हमारे पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भावरूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो ये था हमारा पहला पाठ, राष्ट्र का स्वरूप, जो किसने लिखा है? जो लिखा है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल ने। यानी राष्ट्र के स्वरूप पाठ के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये था आपका पाठ जिसमें बताया गया है। अब कराएंगे हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और उसकी व्याख्या। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।